आज हम इस वीडियो में क्लास 12 समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में समाजशास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं 20 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। ये 20 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पूरे बुक के चैप्टर से लिए गए हैं। 20 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका मैं उत्तर भी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। बोर्ड परीक्षा में 99% यही आएगा क्वेश्चंस जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में स्टूडेंट आप लोगों का 36 नंबर समाजशास्त्र में बिल्कुल पक्का होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट का टारगेट है इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में 100 में से 95% लेकर आना समाजशास्त्र में, तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की जनसंख्या का आधार और समृद्धि क्या है, आधार और समृद्धि से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपके समाजशास्त्र के पेपर में पूछा जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो भारत की जनसंख्या के आधार पर समृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर दीजिए। तो देखिए आंसर कितना, 50 शब्दों में बेसिकली लिखना होता है। तो देखिए जनसंख्या के मामले में भारत चीन के बाद विश्व में द्वितीय स्थान पर है। वर्ष 2011 के अत्यंत जनसंख्या के अनुसार, वर्ष 2011 के अत्यंत जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़। अब देखिए 2011 के अनुसार मैं बात करूं, 121 करोड़ में कितना जनसंख्या था, 121 करोड़। ये मैं इस तरह से लिख देता हूं, देखिए 121 करोड़, ठीक है, 21 करोड़ 19 लाख, 121 करोड़ 19 लाख, यहाँ पर देखिए 19 इस तरह से 19 लाख, ठीक है, 19 लाख 34,022 या 121 करोड़, ठीक है, 121 करोड़ या 121 करोड़ 19 लाख, ठीक है, 19 लाख है, ठीक है, 19 लाख 3,422, 19 लाख 3,000, यहाँ पर देखिए 19 लाख 3,422, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात की जा रही है। उससे अधिक होगी क्योंकि दिन पर दिन मृत्यु दर भी होती है और दिन पर दिन जन्म, यानी जहाँ 1,000 मृत्यु होती है उसके 2 गुना ज़्यादा जन्म दर भी यानी पैदा हो जाते हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो ये जनसंख्या थी। अब इसमें पुरुषों की जनसंख्या की बात की जाए तो पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, यहाँ पर देखिए 6 करोड़ या 62 करोड़, यहाँ पर देखिए 62 करोड़ 37 लाख, ठीक है, 62 करोड़ 37 लाख टोटल एक प्रकार से देखा जाए, ठीक है, तो 37 लाख इसमें एक प्रकार से जनसंख्या थी जो कि पुरुष की थी। यहाँ पर देख सकते हैं 62 करोड़ 37 लाख पुरुष की जनसंख्या। स्त्रियों की जनसंख्या की बात की जाए स्टूडेंट तो वो थी 58 करोड़, ठीक है, यहाँ पर देखिए 58 करोड़ 64 लाख, ठीक है, समझ में आ गया। 58 करोड़ 64 लाख ये महिलाओं की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। ये पूरे विश्व, ये पूरे भारत की जनसंख्या थी और ये पुरुषों की जनसंख्या थी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए टोटल यानी कंबाइंड इसमें यानी बच्चों का भी मिलाकर और पुरुषों और महिलाओं का भी मिलाकर इसमें बनाया गया है ये कंबाइंड, लेकिन पुरुष की अलग है और महिलाओं का अलग है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और 2011 के अनुसार बात की जाए कि 1000 पुरुष पर, देखिए 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियाँ थी, तो 942 स्त्रियाँ थी। ठीक है, 1000 पुरुष पर 942 स्त्रियाँ होती थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, 121 करोड़ दी गई है सारणी के अंतर्गत। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा बहुत ऊंची नहीं है, बहुत ऊंची क्या है, नहीं रही है। वर्ष 1911 और 1921 के दशक के बीच समृद्धि की दर ऋणात्मक रही। इस दशक में समृद्धि दर 0.3% कम और -0.3% थी। इसका कारण वर्ष 1918 और 19 की अवधि के दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी का प्रकोप था, जिसके कारण लगभग 1.20 यानी देखिए यहाँ पर देखिए 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। वर्ष 1921 में पूर्व मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों ही उच्च रही। इस संक्रमण वर्ष के उपरांत मृत्यु दरों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई।
अकालों एवं महामारियों पर नियंत्रण स्थापित करना वर्ष 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आने का प्रमुख कारण था। ठीक है, तो गिरावट आने का क्या था, प्रमुख कारण था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन था मैंने बता दिया। जिनको लिखना है तो वीडियो को रोककर आराम से लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो आप दिमाग में नोट कर लीजिए, क्योंकि बेटा आइए क्वेश्चन आने वाला आपके पेपर में इस बार। ठीक है, मैं जितने भी मॉडल पेपर लेकर आता हूँ आप लोगों ने देखा होगा, तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ठीक है, आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 2 नंबर। यहाँ पर देखिए, परिवार से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जितना इजी दिखता है उतना है नहीं। परिवार के बारे में अभी काफ़ी बच्चे से हम पूछ लें कि परिवार का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दें या परिभाषा दे दें, तो कोई नहीं बता पाएगा। तो बहुत ही इसमें इजी क्वेश्चन है, जिनके लिए इजी लगता है उनके लिए इजी है, जिनके लिए हार्ड लगता है उनके लिए हार्ड है। तो देखिए, इसको भी हम इजी कर देते हैं कि परिवार से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में भी 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 6 कहो कि 36 नंबर। वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, पक्का हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। और बात करूँ मैं तो बोर्ड एग्जाम में तो ये पेपर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, पारिवारिक स्वरूप में विभिन्नता के कारण विद्वानों ने परिवार की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जो निम्न है। यानी जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने अपने अनुसार परिवार का परिभाषा दिया। जैसे यहाँ पर देखिए, अगार्बन और नीमकॉफ के अनुसार, जो अगार्बन और नीमकॉफ हैं इनके अनुसार परिवार पति और पत्नी की संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री के बच्चों सहित कम या अधिक स्थानीय समिति है। ठीक है, ये जो अगार्बन और नीमकॉफ है इनके अनुसार इसका परिवार का परिभाषा है। अब देख लेते हैं इलियट एवं मेरिल के अनुसार परिवार का क्या परिभाषा है। तो देखिए, इलियट एवं मेरिल के अनुसार परिवार को पति पत्नी तथा बच्चों के एक जैविक सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परिवार एक सामाजिक, ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, परिवार एक सामाजिक, यहाँ पर देखिए, सामाजिक संस्था भी है और समाज द्वारा मान्य एक ऐसा संगठन भी है जिसके द्वारा कुछ मान्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। कुछ मान्य आवश्यकताओं की क्या की जाती है प्यारे स्टूडेंट, पूर्ति की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार का क्या परिभाषा है। ठीक है, जो मैकाइवर एवं पेज है इनके अनुसार भी परिवार का परिभाषा जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये काफ़ी चर्चित, एक प्रकार से काफ़ी फेमस समाजशास्त्री हैं। इनके बारे में आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा कि परिवार, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। इसमें नहीं आएगा तो अति लघु उत्तरीय में तो कन्फर्म है ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार देखिए, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने, ब्रैकेट में प्रजनन तथा लालन पालन करने की व्यवस्था करता है। अब आप देख सकते हैं जो मैकाइवर एवं पेज है इनके अनुसार कितना प्यारा सा परिवार का परिभाषा दिया गया है। और भी 2 अन्य अलग समाजशास्त्री के अनुसार परिवार का परिभाषा दिया गया है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आपको, अगार्बन एवं नीमकॉफ और इलियट एवं मेरिल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चंस बताऊंगा और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने 20 ही क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है, और ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि पेपर में भैया आएगा तो इंपॉर्टेंट ही लगता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग कहेंगे कि सर इतना कॉन्फिडेंस है आप कैसे बोल सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में यही आएगा। तो बाबू हम 3 साल से 4 साल से तैयारी करा रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी। ठीक है, और हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस बार और पेपर में आता है। मैंने पिछले साल भी 2024 की तैयारी बच्चों से कराई थी। जाकर आप लोग कमेंट सेक्शन को, वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन को देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिस्पांस आया है। काफ़ी बच्चों ने 100 में से 95 प्लस, 85 प्लस, यानी जो उनका है 85 से ऊपर ही था, नीचे नहीं आया मार्क्स का। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना से होने वाली परिवर्तन पारिवारिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं। अब भैया ये किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं, इसके बारे में हम चलिए क्वेश्चंस के आंसर को ही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए,
सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। परिवार आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक क्षेत्रों से संबंधित रहता है। जो शैक्षिक क्षेत्रों से क्या है स्टूडेंट, ये संबंधित रहता है। इसके अनेक उदाहरणों को स्पष्ट किया जा सकता है, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू सामाजिक संरचना में परिवर्तनों को बताया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसा यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि हिमालय क्षेत्र में, जो हिमालय क्षेत्र में गांव से पुरुषों के प्रवसन के कारण ऐसे परिवारों की संख्या अधिक हो जाती है जिनकी मुखिया स्त्रियां होती हैं। भैया, जिनकी मुखिया क्या होती हैं? स्त्रियां होती हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा समझिए, दिमाग लगाइए। जैसे क्या बताया गया है कि हिमालय क्षेत्र में जो गाँव के पुरुषों के प्रवसन का कारण है, ऐसे परिवार की संख्या अधिक हो जाती है। भैया, ऐसे जो परिवार होते हैं उनकी संख्या अधिक हो जाती है जिनकी मुखिया क्या होती है? स्त्री यानी महिलाएं होती हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, इसी प्रकार भारत के आधुनिकतम सॉफ्टवेयर उद्योग में कार्यरत युवा अपने माता पिता एवं बच्चों की देखभाल हेतु दादा दादी या नाना या नानी की सहायता लेते हैं, जिससे इन परिवारों की संरचना बदल जाती है। भैया, जिनसे इन जो परिवार होते हैं इनकी संरचना क्या होती है? वो बदल जाती है। ये सामाजिक संरचना में बताया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, कोई क्वेश्चंस जो होता है, यानी जो क्वेश्चंस होता है थोड़े बड़े में होता है। अब क्वेश्चन का आंसर भी थोड़े बड़े में दिखना होता है। एग्जामिनर ये नहीं कहता कि भैया आप 50 शब्दों में ही लिखिए, एग्जैक्ट 50 शब्दों में लिखिए। 50 शब्दों से ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि बताया गया है उसमें 50 शब्दों में। तो इस तरह से लिखिए कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भैया 50 शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से जब लगेगा तो वो 6 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर भी कहता है भैया आप चाहे जितना लिख दीजिए, मिलना आपको 6 ही नंबर है। ना आप कम लिखिए ना सबसे ज़्यादा लिखिए, जितना पूछा गया है उतना लिखिए, 6 नंबर बढ़कर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको इन्हीं क्वेश्चनों में नहीं अटकर रखना है। आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी करना है, अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय भी करना है। और इतना इजी नहीं होता है पेपर को देने में। आप लोगों ने हाई स्कूल का पेपर दिया होगा, आपको पता होगा कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कॉपी पर। ठीक है, उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? भैया, उदारीकरण से तात्पर्य क्या है, इसके बारे में बताइए कि उदारीकरण क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसका जो बहुत महत्व है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए, उदारीकरण एक नई आर्थिक नीति है जिसके द्वारा देश में एक ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। वातावरण स्थापित करने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है, जिसके देश के व्यवसाय एवं उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकें। जो उद्योग हैं ये क्या है? स्वतंत्र रूप से स्टूडेंट, स्वतंत्र रूप से क्या हो सके? विकसित हो सकें। यहाँ पर समझ सकते हैं, उदारीकरण का तात्पर्य व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को कम करना या पूरी तरह समाप्त करना है, ताकि व्यवसाय तथा उद्यमियों को कार्य करने में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो। यानी जो व्यवसाय और उद्यमियां यानी जो कार्य कर रहे हैं और जो व्यवसाय के कार्य हैं, उनको कोई भी किसी भी प्रकार का क्या है? बाधा ना उत्पन्न देखने को मिले। ठीक है, ये आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, उदारीकरण नई औद्योगिक नीति का परिणाम है। भैया क्या है ये? उदारीकरण जो है ये एक नई औद्योगिक नीति का परिणाम है जो लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर देता है। भैया जो लाइसेंस प्रणाली है इसको क्या कर देता है? ये स्टूडेंट समाप्त कर देता है। ठीक है, निजीकरण एवं विनिवेश, निजीकरण एवं विनिवेश उदारीकरण का ही अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, तो ये उदारीकरण से परिभाषा है। देख सकते हैं कि उदारीकरण किसे कहा जाता है। उदारीकरण से तात्पर्य क्या है? देखिए क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया है तात्पर्य क्या है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि अर्थ बताइए। ठीक है, या आशय क्या है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। इसका आंसर जो आप लोगों ने इसका याद किया है, परिभाषा, आशय, उदाहरण, तात्पर्य, ये सब यही है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या है एग्जामिनर घुमा देता है और काफ़ी जो हमारे विद्यार्थी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो मैंने तो याद किया था अर्थ, ये आ गया है तात्पर्य। तो बेटा मैं बताना चाहूँगा कि उदारीकरण से तात्पर्य क्या है, आशय क्या है, ये सभी जो क्वेश्चन से घुमा दिया जाता है, लेकिन उसका जो आंसर होता है यही होता है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, देख सकते हैं आप।
तो इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। समाजशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और 100 में से 95 प्लस लाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लिया है तो कर लीजिए, 1 ही सेकंड लगता है स्टूडेंट। और मैं ऐसे ही वीडियोज़ जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं सभी सब्जेक्ट की तैयारी में कराता हूँ। कोई भी डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर आइए, नीचे मैं दिया हुआ है आईडी, इंस्टाग्राम पर आइए, पूछ सकते हैं, मैं सभी डाउट को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं बताइएगा, मैं सारे डाउट को आपका क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों के बारे में बताइए। जो जातीय विषमता है इसको दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों को बताइए। तो चलिए देख लेते हैं, नीतियों का बताइए या नीतियों का वर्णन करें। ये देखिए, नीतियों का वर्णन करें, किसके बारे में बात हो रही है? जातीय विषमता के बारे में। ठीक है, जातीय जो विषमता है इसके बारे में प्यारे विद्यार्थी बात हो रही है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, जातीय विषमता को दूर करने के लिए समय समय पर अनेक नीतियां अपनाई गई हैं। जैसे यानी समय समय पर क्या है, यानी कोई भी टाइमिंग होता है तो इसके लिए अनेक नीतियों को अपनाई गई है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट में पॉइंट के हिसाब से हम आप लोगों को समझाएंगे ताकि ज़्यादा इजी से समझ में आए, और बोर्ड एग्जाम में जब भी कॉपी लिखेंगे तो इसी पॉइंट के हिसाब से एग्जामिनर को भी समझाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो एग्जामिनर क्या होता है, वो देखता है कि बच्चों ने कॉपी कैसे लिखी है। तो जो हमारा वीडियो आएगा समाजशास्त्र के कॉपी के ऊपर, तो उसमें मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कॉपी लिखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, वर्ष 1935 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की गई थी। इन अनुसूचियों में उल्लेखित जातियों के विरुद्ध उच्च स्तर पर बढ़ते जा रहे भेदभाव के कारण विशेष व्यवहार का पात्र माना गया है। विशेष व्यवहार का क्या है, ये पात्र माना गया है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। अगला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि 1850 ईस्वी का जातीय नियोग्यता निवारण अधिनियम ये व्यवस्था करता है कि केवल धर्म या जाति के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकार को कम नहीं किया जाएगा। यानी 1850 ईस्वी का जातीय नियोग्यता निवारण यानी नियोग्यता निवारण अधिनियम ये व्यवस्था करता है कि केवल धर्म या जाति यानी क्या है, धर्म या जाति के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकार को कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये जातीय विषमता का दूसरा कारण हो गया। ठीक है, जो कि वर्णन किया गया है। तीसरा देखिए कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से छुआछूत जिसको लोग मानते हैं ना, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन का आरक्षण संबंधी लागू करने पर बल देता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि वर्ष 1955 में अस्पृश्यता को समाप्त करने हेतु अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया। भैया इससे रिलेटेड कोई भी बात करेगा तो ये अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि जातीय विषमता को दूर करने के लिए अनुसूचित जातियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। अब आप लोगों ने देखा होगा जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है उसमें हाई स्कूल ग्रेजुएशन और भी लेवल के होते हैं, तो उसमें क्या है 3 साल का छूट दिया जाता है, 3 साल का 5 साल का छूट दिया जाता है SC ST कैटेगरी के लिए, और भी जो कैटेगरी हैं उनके लिए दिया जाता है। ये 3 और 5 साल का छूट दिया जाता है भैया, एज में छूट दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि जातीय विषमता क्या है। ठीक है, जातीय जो विषमता क्वेश्चन पूछा गया था कि जातीय विषमता को दूर करने के अपनाई गई नीतियां हैं स्टूडेंट, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थी, बैकग्राउंड में आपको काफ़ी जो है अननोन वॉइस सुनाई दे रही होगी, यानी काफ़ी अलग आवाज़ सुनाई दे रही होगी मोटर बाइक वगैरह का, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, आप हमारी आवाज़ को सुनिए और वीडियोज के जो फ्रंट पेज है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था 5 नंबर वो हमने बता दिया आप लोगों को, कुछ पॉइंट के थ्रू बताया जैसे कि आपको ज़्यादा ईजी से समझ में आए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है। भैया सांस्कृतिक विविधता का अर्थ आपको बताना है, सिंपल सा। ठीक है, और भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है। देखिए 3 नंबर आपको अर्थ वाले पर दे दिया जाएगा और 3 नंबर इस पर दे दिया जाएगा। ठीक है, जब आप इसका आंसर दे देंगे तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
ठीक है। देखिए, सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता से अभिप्राय, सांस्कृतिक जो विविधता है इससे अभिप्राय किसी समाज या समुदाय के संस्कृति में पाए जाने वाले अंतरों से है। सांस्कृतिक विविधता का तात्पर्य समाज में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के सामाजिक समूहों एवं समुदायों से हैं, जो भाषा, जाति, प्रजाति, धर्म, पंथ आदि द्वारा परिभाषित होते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक पहचान अत्यंत प्रबल होती है। इसीलिए सांस्कृतिक विविधता एक कठोर चुनौती प्रस्तुत करती है। जो भैया सांस्कृतिक विविधता है, ये क्या है? एक कठोर चुनौती को प्रस्तुत करती है। ये सांस्कृतिक विविधता में बताया गया है। अब हम देख लेते हैं भारत की विविधता। भारत की विविधता क्या है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ 1652 भाषाएं एक बोलियाँ बोली जाती हैं भैया। 1652 भाषाएं एवं बोलियाँ जो है बोली जाती हैं भैया, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब आप लोगों को पता होगा भारत में 22 भाषाओं को क्या है? मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार हैं। हिंदू धर्म, यहाँ पर देखिए, हिंदू धर्म 80.50% और इस्लाम धर्म 13.4%, ईसाई 2.3% और सिख 1.9%, बौद्ध धर्म 0.8% तथा जैन 0.4%, इसमें और है, ठीक है, 4% क्या है? ये सांस्कृतिक विविधता को माना जाता है। भारत की विविधता क्या है और सांस्कृतिक विविधता क्या है? जो कि 1652 भाषाएं हैं और इसमें जो मान्यताएं मिली हैं वो 22 भाषाओं को मिली है, ठीक है। 22 भाषाएं हमारी प्रेजेंट टाइम में भारत में बोली जाती हैं, ठीक है। और उसमें जो सबसे मुख्य भाषा है वो हमारा हिंदी है, ठीक है। हिंदी भाषा को ज़्यादा भी मान्यता दी गई है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विभिन्न आयु वर्गों की बदलती हुई आकांक्षाओं पर शोध किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी हमने 6 नंबर क्वेश्चन में जातीय विषमता के बारे में पढ़ा। अब हम देख लेते हैं जो विभिन्न आयु वर्गों की बदलती हुई जो आकांक्षाएं, इन पर शोध किस प्रकार किया जाता है, ये देख लेते हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट के थ्रू मैंने इसका आंसर आप लोगों को बताया है। यहाँ पर देखिए, सभी समाजों में जनसंख्या का विभाजन विभिन्न आयु समूहों में होता है, ठीक है। विभिन्न जो आयु समूह हैं इसमें होता है। आयु समूहों की आकांक्षाओं बदलती रहती हैं, जो इस प्रकार से हैं, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, इस शोध के अंतर्गत ये पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि ये परिवर्तन कौन से हैं और क्या विभिन्न समूहों में इन परिवर्तनों का कोई विशेष स्वरूप है, ठीक है। इन परिवर्तनों का कोई विशेष स्वरूप है। दूसरा है कि इस संबंध में शोध कार्य करने हेतु विद्यालयों के विभिन्न आयु वर्गों जैसे कक्षा 5 से 8 से 11 के बच्चों और स्त्री पुरुष विभिन्न पैतृक पृष्ठ, यहाँ पर देखिए, पैतृक पृष्ठभूमि आदि के लोगों को चुन सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या उनमें परिवर्तन का कोई विशेष रूप दिखाई देता है, ठीक है। ये क्या है? इसमें देख सकते हैं कि इस संबंध में शोध कार्य, यानी जो शोधकर्ता हैं वो विभिन्न कक्षाओं के, जैसे 5 क्लास के और 8 क्लास के और 11 क्लास के बच्चों, यानी स्त्री और पुरुष, यानी जो बालक और बालिकाएं हैं, विभिन्न पैतृक पृष्ठभूमि आदि के लोगों को चुन सकते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि क्या उनमें परिवर्तन को कोई विशेष रूप दिखाई देता है कि नहीं देता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए कि हम वयस्क को अपने शोध का विषय बताकर, अपने शोध का विषय बताकर उनसे जान सकते हैं कि क्या उन्हें कोई ऐसा परिवर्तन याद आता है, उन्हें क्या ऐसा कोई परिवर्तन याद आता है। और लास्ट पॉइंट है, चौथा नंबर, कि क्या विद्यालय जाने वाले बच्चों की तुलना में विद्यालयी शिक्षा समाप्त कर चुके बच्चों में परिवर्तन का कोई निश्चित स्वरूप दिखता है। तो देख सकते हैं, यानी पूरा कॉन्सेप्ट जो है विद्यालय से रिलेटेड ही इसका है। इसमें बताया क्या गया है, सिंपल सा, कि भैया इसमें शोधकर्ता हैं और शोधकर्ता क्या है, विद्यालय में जाते हैं, बालक बालिकाओं का, यानी जो बालक और बालिकाएं हैं उनमें क्या है परिवर्तन देखते हैं। कक्षा 11 और क्लास 8 क्लास 5, ये 5 मतलब 3 क्लास के बच्चों को उठाते हैं, इसमें बालक और बालिकाएं होते हैं और उसमें क्या है, एक प्रकार से परिवर्तन का कोई विशेष रूप देखते हैं, ठीक है। और जो पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है, जो घर पर हैं और जो विद्यालय में है, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या था,
कि विभिन्न आयु वर्गों की बदलती हुई आकांक्षाओं पर शोध कीजिए। ये 4 नंबर यानी 4 पॉइंट आप लिख देंगे तो 6 नंबर आपका स्टूडेंट बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई भी 6 नंबर आपका नहीं कट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि नगरीकरण के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। अब आपको हमने शुरुआत में ही बताया था कि भैया अर्थ हो या परिभाषा हो या आशय हो, ठीक है, या तात्पर्य हो, ये सभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक ही होते हैं, इसका आंसर एक ही होता है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा साफ साफ लिखा गया है कि नगरीकरण के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। हमें क्या करना है, नगरीकरण के अर्थ एवं परिभाषा को क्या करना है, डिटेल में बताना है स्टूडेंट। तो चलिए देख लेते हैं भैया, डिटेल में भी हम बताएंगे। देखिए नगरीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी समाज में उद्योग धंधे के विकास या अन्य किसी कारण के परिणाम स्वरूप नगरों का विकास होता है। भैया अन्य किसी कारण के परिणाम स्वरूप नगरों का क्या होता है, विकास होता है। प्रत्येक वर्ष लोग गांवों से नगरों की ओर रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि कारणों से जाते हैं, जिससे नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी जाती है। जिससे भैया जो नगरीय जनसंख्या इसमें क्या है, तीव्र वृद्धि देखी जाती है। विभिन्न समाज शास्त्रियों ने नगरीकरण की परिभाषा को निम्न प्रकार से दर्शाया है। जो विभिन्न समाज शास्त्री भैया, इनको नगरीकरण का परिभाषा निम्न प्रकार से दर्शाया, जैसे कि श्रीनिवास के अनुसार, जो श्रीनिवास दास जी हैं, इनके अनुसार देख लेते हैं नगरीकरण का परिभाषा। ये भी एक समाज शास्त्री हैं, इन्होंने भैया क्या संस्कृतिकरण का परिभाषा दिया है, और एक प्रकार से, और इसका एक प्रकार का इन्होंने कोई परिभाषा दिया है, जो कि आप लोगों देख सकते हैं, बुक में आपको मिल जाएगा। तो श्रीनिवास के अनुसार देख लेते हैं कि नगरीकरण से अभिप्राय केवल संकुचित क्षेत्र से अधिक जनसंख्या से नहीं होता, बल्कि सामाजिक आर्थिक संबंध में परिवर्तन से होता है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से होता है। अब देखिए ब्राइस एवं खान के अनुसार भी देख लेते हैं इनका परिभाषा। तकनीकी व पारिस्थितिकीय घटनाओं के जीवन निर्वाह की शीघ्र बदलती और बढ़ती हुई विशेषीकृत विधियों को प्रभावित करना ही नगरीकरण है। विशेषीकृत विधियों को प्रभावित करना क्या है, नगरीकरण है, जो कि ब्राइस एवं खान के अनुसार परिभाषा इसका दिया गया है। अब देख लेते हैं बर्गेल के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इसमें ग्रामीण, यहाँ पर देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। तो ये भैया सिंपल सा परिभाषा दिया है कि नगरीकरण का अर्थ में परिभाषा दीजिए। मान लीजिए कि पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि नगरीकरण का परिभाषा श्रीनिवास दास के अनुसार पूरा विशेष रूप से बताइए, तब आप उनके अनुसार बताना रहेगा, नहीं तो कोई भी समाज शास्त्री का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों में से पूछा जाएगा, क्योंकि नगरीकरण का परिभाषा इन तीनों समाज शास्त्रियों ने दिया है। ठीक है, तो ये नगरीकरण का परिभाषा मैंने विशेष रूप से आपको बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये भी देखिए कि 19वीं शताब्दी के अन्य समाज सुधार आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। भैया 19वीं शताब्दी में अन्य जो समाज सुधार आंदोलन है, इनको हमें क्या करना है, स्पष्ट रूप से बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन के अतिरिक्त 20वीं शताब्दी में हिंदू समाज सुधारकों में मोहनदास करमचंद गांधी का नाम सर्वोपरि है। भैया सर्वोपरि इनका नाम क्यों है, देखिए 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन के अतिरिक्त 20वीं शताब्दी में हिंदू समाज क्या है, हिंदू समाज सुधारकों में मोहनदास करमचंद गांधी का नाम सर्वोपरि है। इसलिए देखिए इन्होंने शैक्षिक, सामाजिक तथा दार्शनिक संदर्भों में अपने विचारों को सूत्रपात किया और वैश्विक शिक्षा प्रणाली का उन्नयन किया। जो वैश्विक शिक्षा प्रणाली है, इसका उन्नयन किया। इसके अतिरिक्त स्त्री सुधार, ठीक है, स्त्री सुधार, ग्राम सुधार और अछूतोद्धार, यानी जो अछूत को समझते हैं ना कि भैया ये इस जाति का, ये अछूत होगा या कोई भी होगा, तो अछूतोद्धार आदि आंदोलनों का भी प्रारंभ किया। ठीक है, देखिए इसके अतिरिक्त समाज सुधारक ज्योतिबा फूले, इनका भी नाम आता है भैया समाज सुधार में। ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय
पहला विद्यालय, विश्वविद्यालय ने पहला विद्यालय महाराष्ट्र के पुणे में खोला, जो कि महिलाओं के लिए ही केवल था, ठीक है, पुणे में खोला, जहां ज्योतिबा फूले आर्यों के आगमन से पूर्व के समय को अच्छा मानते थे। जो आर्यों के समय पूर्व को समय को क्या मानते थे, ये अच्छा मानते थे। मुस्लिम समाज के संदर्भ में 19वीं शताब्दी के समाज सुधार संबंधी विचार जैसे बहुविवाह तथा पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई गई और वर्ष 1914 में अंजुम ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना हुई और ये भारत में मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था थी। भारत की मुस्लिम महिलाओं की ये राष्ट्रीय संस्था थी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि 19वीं शताब्दी में अन्य समाज सुधार आंदोलन को स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ पर मैंने स्पष्ट कर दिया है, पूरा डिटेल में बता दिया है। और आप लोगों को स्टूडेंट काफ़ी आवाज़ सुनाई दे रहे होंगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा है और वीडियोज़ बनाना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियोज नहीं बनेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और टाइम अब कम बचा है, तो ठीक है, टाइम कम बचा है तो इग्नोर कीजिएगा ये सारी चीज़ों को, ठीक है, बाहर की आवाज़ों को आप लोग इग्नोर कीजिए। तो ये हमारे बता दिया है 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन के बारे में, जो कि दो मुख्य नाम आते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी जो कि राष्ट्रपिता हैं और ज्योतिबा फूले जी, ठीक है, समझ में आ गया। ये 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। इसको आप लोग कॉपी में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। देखिए मैं इसलिए कॉपी में लिखने के लिए कहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्या है ना कि जो बोर्ड एग्जाम में या क्वेश्चन बैंक या बुक में क्या है बड़े बड़े इसका आंसर दिए होते हैं, तो इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने हमारा मॉडल पेपर का समाजशास्त्र का वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने बाकायदा और डिटेल में निर्देश में दिया हुआ है कि किन प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में देना है और उतने शब्दों के लिए आपको उतना नंबर दिया जाएगा, तो उसमें हमने बताया है। और बोर्ड परीक्षा में भी यही हिसाब से फॉलो करके लिखिएगा। अब आप लोग ये मत कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चंस को, यानी एक एक पॉइंट को, एक एक जब आप हेडिंग को लिखेंगे, ठीक है, वर्ड को लिखेंगे, तो उसको आप गिनिएगा मत, आप इस तरह से अनुमान लगाकर लिखिएगा कि 50 शब्द से ऊपर ही जाए, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन बता दिया है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया है, भारत में आधुनिकीकरण के किन्हीं 3 दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। हमें आधुनिकीकरण के किन्हीं 3 दुष्परिणामों को बताना है, 2-2 नंबर का एक परिणाम होगा, तो विवेचना करना है। तो देखिए भारत में आधुनिकीकरण के 3 दुष्परिणाम निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है जनता का राजनीतिकरण। देखिए आधुनिकीकरण के कारण भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण अत्यंत तीव्रता से हो रहा है। भैया अत्यंत क्या है, ये तीव्रता से हो रहा है, तथा इससे गांव जाति तथा धर्म आदि में परिवर्तन हो रहे हैं। धर्म आदि में क्या हो रहे हैं भैया, परिवर्तन हो रहे हैं। ये जनता का राजनीतिक, एक प्रकार से राजनीतिकरण भी कह सकते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है औद्योगिकरण। अब ये क्या होता है, देखिए आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में औद्योगिकरण में भी तीव्रता से हुआ है। आधुनिकीकरण तभी संभव है जब राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास हो। भैया आधुनिकीकरण कब संभव है, जब राष्ट्रीय स्तर पर यानी राष्ट्र के स्तर पर आर्थिक विकास हो, ठीक है, ये औद्योगिकरण हो जाता है। लास्ट वाला हमारा बचता है जो कि आधुनिकीकरण के 3 दुष्परिणामों में धर्मनिरपेक्षीकरण। ये धर्मनिरपेक्षता भी आपका अलग होता है, ये धर्मनिरपेक्षीकरण की बात हो रही है। देखिए एक एक वर्ड में एक एक मीनिंग से भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो धर्मनिरपेक्षीकरण देखिए आधुनिकीकरण तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित होने के कारण इसने भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षीकरण लाने में बहुत सहायता की है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जो भैया हमारा भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, ये एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के आधुनिकीकरण के 3 दुष्परिणामों के बारे में बताइए, मैंने बता दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, बाकायदा पूरा आंसर दिया हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 11 नंबर दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भूमिहीन कृषि मजदूर तथा प्रवसन करने वाले मजदूर के हितों की, ठीक है, आगे और है कि भूमिहीन, जो यहाँ पर आप पहले क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, ठीक है, आगे मैं जब इसका आंसर दिखाऊंगा तो आपको कोई डाउट को एक प्रकार से कोई परेशानी नहीं आएगी। तो भूमिहीन कृषि मजदूर तथा प्रवसन करने वाले मजदूर के हितों की
ठीक है, हितों की रक्षा के लिए, यहाँ पर देखिए रक्षा के लिए, अपने रक्षा के लिए आपके अनुसार सरकार में क्या उपाय किए गए अथवा किए जाने चाहिए, इसके बारे में बताइए भैया। रक्षा के लिए आपके अनुसार सरकार में क्या उपाय किए गए हैं, पूरा डिटेल में बताना है स्टूडेंट। तो देख सकते हैं इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको, पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं, मैं पूरी डाउट क्लियर करने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। भैया सरकार ने क्या किया है, अनेक उपाय किए हैं। इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 द्वारा न केवल मजदूरी एवं कार्यवधि निर्धारित की गई तथा बंधुआ मजदूरी को भी बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 द्वारा समाप्त कर दिया गया। पहले के आप लोगों ने सीरियल वगैरह आप लोग ज़्यादा देखते होंगे, तो उसमें क्या होता था ना, जो बंधुआ यानी एक प्रकार से जो एक मर्द या औरत होती थी उनको बंधुआ बना देता था, एक प्रकार से गुलाम, कि भैया हमारे यहाँ पर तुम काम करोगे, हमारे अलावा कहीं पर नहीं जा सकते, ठीक है, न किसी दूसरे का काम कर सकते थे, तो वो बंधुआ की मजदूरी में आ जाता था, ठीक है, बंधुआ की मजदूरी में पैसे भी नहीं मिलते थे, ठीक है, पूरा एक प्रकार से कार्य करना होता था। तो 1948 द्वारा न केवल यहाँ पर मजदूरी एवं कार्यविधि निर्धारित की गई, बंधुआ मजदूरी को भी 1976 द्वारा समाप्त कर दिया गया। उन्मूलन यानी अधिनियम, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया, उन्मूलन कह लीजिए, ठीक है, ये होता है। उसके बाद में देखिए इसमें दूसरा पॉइंट है कि महिला मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए, यहाँ पर देखिए प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 तथा सामान्य मजदूरी अधिनियम 1976 जैसे संरक्षणात्मक एवं शोषण निवारण अधिनियम भी पारित किए गए, शोषण निवारण अधिनियम भी पारित कर दिए गए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सरकार का निष्कर्ष क्या आता है भैया, देखिए सरकार ने ठेका मजदूर ब्रैकेट में कि विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970 अंतरजातीय कर, यहाँ पर देखिए कर्मकार ब्रैकेट में है रोजगार नियमन या विनियमन, ठीक है, और सेवागत मजदूरों तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु पारित किए गए हैं, ठीक है भैया, मजदूरों के हितों के लिए पारित किए गए हैं। तो जो पूछा गया था, क्वेश्चंस क्या था, मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता दूं, आप लोगों ने भूल गए होंगे कि भूमिहीन कृषि मजदूर तथा प्रवसन करने वाले मजदूर को हितों की रक्षा के लिए सरकार ने भैया जो उपाय किए हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 1976 में भैया जो बंधुआ मजदूरी चलती थी इनको समाप्त कर दिया, और जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था 1948 इसके थ्रू ये भी समाप्त कर दिया, और 1976 में भैया इसको भी पारित कर दिया गया जो कि शोषण निवारण अधिनियम था, किसके लिए, महिलाओं के मजदूरों के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया, आई होप कि आपको जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है वो पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कृषक से आप क्या समझते हैं भैया, कृषक से आप क्या समझते हैं, कृषक समाज की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। हमें क्या करना है, जो कृषक समाज है इसकी मुख्य विशेषताओं की चर्चा करना है, ठीक है। देखिए ऐसा व्यक्ति जो अपनी आजीविका खेती करके व पशुपालन करके चलाता है, ठीक है, पशुपालन करके चलाता है, कृषक कहलाता है भैया, कृषक कहलाता है। कृषक समाज की विशेषताएं, कृषक समाज की सामान्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा इसका परिभाषा दे दिया गया, देखिए कि कृषक समाज से आप क्या समझते हैं, कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी आजीविका यानी अपनी ज़रूरतों के लिए खेती करके व पशुपालन करके चलाता है, क्या करके चलाता है भैया, चलाता है, वो कृषक कहलाता है, घर परिवार को चलाता है, वो कृषक कहलाता है, ठीक है। कृषक समाज की विशेषताएं, कृषक समाज की सामान्य विशेषताएं निम्न प्रकार से, यानी कुछ पॉइंट के हिसाब से दी गई है जो कि मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट है, कृषक समाज ग्रामीण समाज या ग्रामीण समुदाय का पर्यायवाची शब्द है। कृषक समाज क्या है, ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण समुदाय का पर्यायवाची शब्द है। दूसरा है, कृषक समाज के सदस्य केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं, भैया केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं, खेती करते हैं, और भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। भूमि पर क्या करते हैं, ये नियंत्रण बनाए रखते हैं। दूसरा देखिए, कृषक समाज एक स्थिर समाज है, इसके व्यक्तियों का जीवन प्राकृतिक होता है, इसके जो व्यक्तियों का जीवन क्या होता है, ये प्राकृतिक होता है, क्योंकि प्रकृति में से
यहाँ पर देखिए, प्रकृति से उनका प्रत्यक्ष संबंध है भैया। प्रकृति से इनका प्रत्यक्ष संबंध कैसे? क्योंकि भैया ग्रामीण में है, प्राकृतिक के बारे में जानते हैं, नेचर के बारे में जानते हैं, पर्यावरण के बारे में जानते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष संबंध है। उसके बाद में देखिए चौथा पॉइंट कि कृषक समाज के कृषकों के पास भूमि का होना अनिवार्य नहीं है। यानी भैया कृषक समाज के पास ये नहीं है कि उसके पास भूमि है तभी वो अपना खेती कर पाएगा, वो दूसरे को भी भूमि लेकर, एक प्रकार से कहते हैं ना कि पैसे देकर ले सकता है कि मैंने 1 साल के लिए बोना है, इसमें ये खेती करना है, तो वो भी कर सकता है। दूसरों की खेती ले सकता है, जो शहर में है, ग्रामीण में रह सकते हैं, ठीक है। दूसरों का खेती कैसे ले सकता है कि जो शहर में रहते हैं वो ग्रामीण में उनका खेत है तो वो लेकर क्या है उसमें भी खेती कर सकते हैं। तो खेती का होना अनिवार्य नहीं है भैया। उसके बाद में देखिए 5वां पॉइंट कि कृषक समाज की अपनी परंपरागत संस्कृति होती है जिनका प्रत्येक कृषक द्वारा अनुसरण किया जाता है। भैया कृषक समाज में भी एक वो होता है, संस्कृति होता है जो कि प्रत्येक जो कृषक है, जो किसान हैं, वो अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो इसमें बताए गए विशेषताएं हैं। और कृषक समाज क्या होता है, छोटा सा परिभाषा दिया गया है लेकिन 6 नंबर देकर जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से इसका आप लोग आंसर लिखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में इसका आंसर मैंने बता दिया है, देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 13 नंबर, हड़ताल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट 1 ही सेकंड लगेगा, ठीक है, 1 ही सेकंड लगेगा, कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, उन दोस्तों के पास जो आपके साथ में पढ़ते हों, आपके भाई बहन हों, जो आपकी क्लास में आपके सब्जेक्ट समाज शास्त्र को पढ़ते हों, ठीक है, उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी थोड़ा हेल्प हो सके। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप और भी हिंदी के इंपॉर्टेंट वीडियो, समाज शास्त्र, इतिहास, भूगोल या नागरिक शास्त्र, कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो चैनल पर आइए, हमने सारी चीज़ों बता रखी हैं, ठीक है। देखिए हड़ताल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि हड़ताल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसके बारे में क्या करना है, हमें संक्षिप्त में पूरा बताना पड़ेगा क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी डिटेल में देना पड़ेगा। चलिए देख देते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इसका आंसर देना है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर देखिए, औद्योगिक क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या के रूप में हड़ताल को स्वीकार किया जाता है। श्रमिक वर्ग के द्वारा अपनी औद्योगिक मांगों की पूर्ति करने के लिए हड़ताल का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1997 में हड़ताल की परिभाषा देते हुए लिखा है, क्या है भैया, अधिनियम जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1997 में हड़ताल की परिभाषा देते हुए लिखा है कि औद्योगिक संस्थान में कार्य करने वाले कारीगरों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य बंद करने अथवा कार्य में इनकार करने की कार्यवाही को हड़ताल किया जाता है। अब देखिए हड़ताल को मैं थोड़ा अपनी भाषा में समझाना चाहूँगा आपको। हड़ताल बेसिकली होता क्या है कि भैया मान लीजिए कि ठेकेदार के द्वारा पैसे नहीं दिए गए, मजदूर को पैसे नहीं दिए गए, मजदूर 10 या 20 है, तो वो क्या कर देता है, हड़ताल कर देता है। वो भैया एक प्रकार से हड़ताल कर देता है, उस कार्य को नहीं करता है, बंद करवा देता है, ठीक है। अब बंद कैसे करवा देता है भैया, 50-100 लोग आएंगे तो वो कार्य अपने आप बंद हो जाएगा। हड़ताल करेंगे भैया, रोडों पर प्रोटेस्ट करेंगे कि भैया हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो ये होता है अधिनियम, जो कि औद्योगिक अधिनियम होता है और इसी को हड़ताल कहा जाता है। हड़ताल के बारे में आप अपनी भाषा में भी शब्दों का आंसर दे सकते हैं, जब आपको पता है तो इसके हिसाब से यानी अपने हिसाब से भी शब्दों का यानी जो क्वेश्चन का आंसर है बड़े ही प्यार से दे सकते हैं जब आप समझ जाते हैं, ठीक है। तो हड़ताल क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की संक्षेप में चर्चा कीजिए। किसके प्रभाव की संक्षेप में चर्चा करना है, संस्कृत पर भूमंडलीकरण के प्रभाव में, ठीक है। तो आंसर देखिए, भूमंडलीकरण को संस्कृत का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। इसने भारतीय संस्कृत को विभिन्न रूपों में क्या है प्रभावित किया है। भूमंडलीकरण के कारण पिछले 2 दशकों में भारत में अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, जिनसे ये भय उत्पन्न हुआ है कि स्थानीय संस्कृति लुप्त हो गए हैं। स्थानीय जो संस्कृति है ये लुप्त ना हो जाएं या लुप्त हो गए हैं। वर्तमान में युवाओं द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कपड़े पहनना
और मैकडॉनल्ड एवं पिज़्ज़ा हट पर बर्गर पिज़्ज़ा खाने जाना आदि सच भूमंडलीकरण की सांस्कृतिक प्रभाव है। भैया कंपनियां कौन से हैं? जारा भी हो सकता है, ठीक है, काफ़ी सारे ब्रांड की कंपनियां के कपड़े आप लोग पहनते होंगे, जारा हो गया, और भी जो बड़े कंपनियां हैं, और मैकडॉनल्ड एवं पिज़्ज़ा हट से बर्गर पिज़्ज़ा खाने जाना आदि सब भूमंडलीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव है जो कि इसमें बताए गए हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में कि क्या होता है सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, यहाँ पर वर्ग आधारित आंदोलन के अंतर्गत किसान आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। जो वर्ग आधारित आंदोलन है इसके अंतर्गत क्या करना है हमें? किसान आंदोलन को स्पष्ट करना है, यानी इसका परिभाषा पूरा डिटेल में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका परिभाषा भी। ठीक है, और वीडियो को देखते रहिए और लिखते रहिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो पेपर में 100% पक्का पूछे ही जाएंगे। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आधुनिक भारत विशेषकर, जो आधुनिक भारत है विशेषकर 20वीं शताब्दी में होने वाले अनेक आंदोलन वर्ग पर आधारित रहे हैं। इन आंदोलनों से संबंधित वर्ग अपने हितों की रक्षा हेतु, वर्ग जो है अपने हितों की रक्षा हेतु तथा सरकार द्वारा उनकी मांगों की अपेक्षा के कारण सामूहिक रूप से आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए विवश हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि द्वारा उनकी मांगों की उपेक्षा, यहाँ पर देखिए उपेक्षा के कारण सामूहिक रूप से आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए विवश हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए किसान आंदोलन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे वर्ग आधारित आंदोलन को तो मैंने समझ लिया और आप लोगों ने भी समझ लिया होगा। अब देख लेते हैं कि किसान आंदोलन क्या है। ठीक है, जैसे दोनों बताया गया है और इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। भैया अंतर यानी डिफरेंस भी बताइए दोनों में। ठीक है, तो तैयार रहिएगा और इसी तरीके से आपको डिफरेंस बताना रहेगा। चलिए देख लेते हैं किसान आंदोलन के बारे में। देखिए, किसान द्वारा अपनी समस्याओं का निवारण तथा हितों की रक्षा के लिए किए गए आंदोलनों को किसान या कृषक आंदोलन कहा जाता है। किसान या कृषक आंदोलन कहा जाता है। मुख्य किसान आंदोलन इस प्रकार थे। भैया जो मुख्य किसान आंदोलन है वो इस प्रकार है। जैसे सबसे पहला है 1859 से 62 ईस्वी के बीच हुआ आंदोलन नील की खेती के विरुद्ध था। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें 1857 ईस्वी का दक्कन विद्रोह साहूकारों के विद्रोह में था या विरोध में था। वर्ष 1928 में सूरत जिले का आंदोलन बारदोली सत्याग्रह भूमि कर न देने के विरुद्ध अभियान था। ये आंदोलन क्या है? या आंदोलन या असहयोग आंदोलन का भाग था। ये जो आंदोलन था बेसिकली ये असहयोग आंदोलन का भी भाग था, जो कि वर्ग आधारित आंदोलन में बताया गया है कि भैया वर्ग आधारित आंदोलन होता क्या है। ठीक है, वर्ग आधारित आंदोलन क्या होता है, इसके अंतर्गत किसान आंदोलन को भी स्पष्ट करना था हमें। तो दोनों बता दिया है मैंने, पूरा डिटेल में आपको बताया, देख सकते हैं आराम से। वीडियो को रोक कर भी स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस के आंसर को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दहेज संबंधी 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दहेज संबंधी निवारण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। दहेज संबंधी निवारण को संक्षेप में हमें बताना है। थोड़े बड़े में इसका आंसर देना पड़ सकता है लेकिन दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर की ओर सीधा हम बात करेंगे, फालतू चीज़ों को नहीं बात करेंगे। देखिए, भारत में पति के लिए भर्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। भर्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है भरण पोषण करने वाला, किंतु अनेक स्त्रियों के साथ घर में हिंसात्मक व्यवहार दहेज आदि का मुख्य कारण बनाकर किया जाता है। मुख्य कारण क्या है बनाकर किया जाता है, इसमें थोड़ा मैं डिटेल में अभी आगे समझाऊंगा। देखिए, इसके निवारण के संबंध में भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम 1961 लाया गया, जिसके द्वारा आवश्यकता अनुसार दहेज उत्पीड़न के विरोध में कठोर कदम उठाए जाते हैं। ये अधिनियम 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। ठीक है, ये जो अधिनियम है बोर्ड एग्जाम में खासकर बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा कि दहेज निवारण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1 जुलाई 1961 डेट याद रखिए, पेपर में आएगा। 1 नंबर दिलाकर भी आप लोगों को जाएगा। 6 नंबर के साथ में 1 नंबर और जोड़ दीजिए, 7 नंबर पक्का है। और आपके लिए एक नंबर कितना पक्का है ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, 1 नंबर से टॉपर बन सकते हैं, 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन से पानी से रह सकते हैं, 1 नंबर से सब्जेक्ट में फेल भी हो सकते हैं। तो 1 नंबर काफ़ी अहमियत आपको देता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको फॉलो कीजिएगा, 1 नंबर छोड़िएगा मत।
तो इसमें जो बताया गया है, क्या बताया गया कि जिसका अर्थ है, यानी पति को क्या बताया गया है, भरण पोषण करने वाला। अनेक स्त्रियों के साथ भैया घर में क्या होता है, हिंसात्मक दहेज का अन्य मुख्य प्रकार का कारण बनाकर किया जाता है। हिंसात्मक व्यवहार स्त्रियों के साथ किया जाता है, ठीक है। और इसके संदर्भ में भारत सरकार द्वारा ये नियम लाया गया भैया, क्या है, दहेज उत्पीड़न के विरोध में ये कदम उठाए जाते हैं कि ये 1 जुलाई 1961 को लागू हो गया, ठीक है, दहेज निवारण अधिनियम। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं भी जान लेते हैं कि प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंट, विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंट या उपहार को दहेज नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये पहले विशेषताएं हैं। दूसरे है दहेज लेने व देने वाले इस कार्य में सहायता करने वाले व्यक्ति को 6 महीने की जेल तथा 5 वर्ष तक की जेल का दंड दिया जा सकता है। दहेज लेने व देने संबंधी किया गया कोई भी समझौता गैर कानूनी होगा। यानी एक प्रकार से क्या होता है कि सहयोगी, जिसको सहयोगी कहते हैं ना, कि जैसे मेरी क्या है, मेरी परिवार है और कोई दूसरा परिवार है, दूसरा परिवार और मेरा परिवार में क्या है, दहेज संबंधी कोई दूसरा बात चला रहा है कि भैया उनको दहेज दो तब वो शादी करेंगी, तो नहीं करेंगी, ठीक है। 5 लाख 10 लाख जो भी कैश होते हैं दहेज संबंधी, तो वो होते हैं भैया दहेज संबंधी। तो इसमें पूरा बाकायदा बताया गया है कि देखिए दहेज लेने व देने वाले इस कार्य में सहायता, यानी जो सहायता करेगा करने वाले व्यक्ति को 6 महीने या 5 साल की जेल दंड दिया जाएगा। और दहेज लेने व संबंधी, यानी जो भी भैया दहेज लेगा और देगा उसको गैर कानूनी होगा, यानी गैर कानूनी उस पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और अब देखिए विवाह में दी गई वस्तुओं पर पत्नी का अधिकार होगा। भैया जो विवाह में दी गई, क्योंकि उसके घर से दिया गया तो उसका ही अधिकार होगा ना कि पड़ोसन का होगा, ठीक है। तो विवाह में दी गई वस्तुओं का पत्नी का अधिकार होगा। उसके बाद में देखिए धारा 7 के अनुसार दहेज संबंधी अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कर सकता है। भैया मजिस्ट्रेट कौन होता है, जो हमारा तहसीलदार होता है, वही तो होता है ना मजिस्ट्रेट। कि धारा 7 के अनुसार दहेज संबंधी अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो ये दहेज संबंधी निवारण का संक्षेप में एक प्रकार से वर्णन किया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। दहेज निवारण अधिनियम कब पारित किया गया, 1 जुलाई 1961 को, ठीक है। और इसमें जो दंड वाला भैया पूरा प्रावधान बताया गया है, देख सकते हैं। इसका आंसर यदि आप लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट, यानी समझ सकते हैं, तो इसका आंसर अपने शब्दों में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कितना अच्छे से आप प्रेजेंट करेंगे वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, माल्थस को ये विश्वास क्यों था। भैया माल्थस जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, देखिए माल्थस को ये विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमानों पर मृत्यु का कारण बनती है अपरिहार्य यानी अनिवार्य हैं। किस तरह से हैं, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। माल्थस जी हैं भैया, माल्थस कौन है आप लोगों को पता होगा, इनकी काफ़ी आप लोगों ने जियोग्राफी में, समाजशास्त्र में इनका जनसंख्या सिद्धांत पूछा जाता है। तो देखिए जनसांख्यिकीय संबंधी सिद्धांतों में माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, मैंने बात की थी ना, यहाँ पर देखिए माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के विशेष महत्व हैं। माल्थस को ये विश्वास था कि अकाल और महामारी जैसी घटनाएं जनसंख्या संतुलन के लिए अनिवार्य हैं। जनसंख्या संतुलन के लिए क्या है, अनिवार्य हैं। माल्थस को मानना था कि आत्मसंयम, गर्भनिरोधक उपाय आदि के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु मनुष्य की एक सीमित क्षमता होती है। इसीलिए अकाल और यहाँ पर देखिए, इसीलिए अकाल और बीमारियों के रूप में जनसंख्या वृद्धि को रोकने, यहाँ पर देखिए वृद्धि के लिए प्राकृतिक निरोध अनिवार्य होते हैं। इनके माध्यम से एक खाद्य आपूर्ति तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। क्या है, संतुलन स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर जो बताया गया 17 नंबर क्वेश्चन में कि जो माल्थस को ये विश्वास था कि अकाल और महामारी जैसी जो विनाशकारी घटनाएं हैं वो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं। कैसे बनती हैं इसमें बताया गया है, पूरा डिटेल में देख सकते हैं आंसर में, ठीक है, पूरा आंसर दिया हुआ है। अब आप लोग सोचेंगे क्या 50 शब्दों में है भैया पूरा, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन को यदि आप लोग लिख नहीं रहे तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या कीजिएगा, सिंपल सा आपको करना क्या है कि टिक लगा लेना, टिक लगा लेना अपने क्वेश्चंस बैंक में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए हैं, इसके बारे में बताइए। जो उपनिवेशवाद है, जाति परिवर्तन,
व्यवस्था में परिवर्तन क्या आया भैया, जाति यानी कास्ट में क्या परिवर्तन आया है। तो देखिए उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में निम्न परिवर्तन आए हैं। जैसे पहला पॉइंट देखिए, औपनिवेशिक काल के अंतिम समय में प्रशासन के पद्धतियों, यहाँ पर देखिए प्रशासन के पददलित या पदलित जातियां, जिन्हें दलित वर्ग भी कहा जाता है, कि कल्याण की विशेष रूप में रुचि ली है। दलित वर्ग भी इनको कहा जाता है, जो कि जाति व्यवस्था में होते हैं ना, कल्याण की विशेष रूप में रुचि ली है। उसके बाद में दूसरा है कि वर्ष 1935 में पारित भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ये देखिए भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों एवं जनजातियों की सूचियां या अनुसूचियों का वैध मान्यता प्रदान दी गई है। वैध मान्यता क्या है, प्रदान दी गई है। अब इसमें देखिए, इसमें और भी पॉइंट है। जैसे सबसे पहला है अस्पृश्यता की समाप्ति हेतु भी अनेक समाज सुधार आंदोलन किए हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अस्पृश्यता क्या है। अस्पृश्यता छुआछूत कहते हैं, यानी काफ़ी लोग कहते हैं ना कि आप इस कास्ट के हैं, छुआछूत हो जाएगा, या मतलब छू लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो इसी को छुआछूत समाज सुधार आंदोलन भी हुए हैं। दूसरा है विभिन्न जातियों को शिक्षा के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर प्रदान होने लगे हैं। भैया जो विभिन्न जातियाँ हैं शिक्षा करते हैं भैया, परिवार उसमें भी क्या कास्ट में भी छूट मिलता है, 3 साल का वैकेंसी में मैंने बताया था ना, और परिणाम स्वरूप क्या है रोजगार में भी अवसर प्रदान होने लगे हैं। उसके बाद में देखिए जाति व्यवस्था से संबंधित खान पान एवं विवाह से संबंधित प्रतिबंध शिथिल होने लगे हैं, यानी शिथिल होने लगे हैं। जो जाति व्यवस्था में खान पान था ना कि भैया आप इस कास्ट के हैं, हम आपके यहाँ पर खाना खाने नहीं जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो क्या है अनुसूचित जात से है, वो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य है, ठीक है, तो हम उसमें यानी नीच जात का है तो हम उसमें खाना खाने नहीं जाएंगे, ठीक है, वो हमसे नीच जात का है। तो ये सब जो होते हैं भैया प्रतिबंध इसमें स्थिर होने लगे गए हैं। तो ये परिवर्तन हुआ है। जो कहा गया था कि उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए हैं बताया गया है। इसमें देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है 19 नंबर। ठीक है, आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, वीडियो लंबा हो गया होगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें बताया गया जो मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप लोगों के डिमांड पर लेकर आया हूँ। आप लोगों ने काफ़ी कॉमेंट किया था कि सर लघु उत्तरीय पर बताइए, वो भी प्रश्न सहित उत्तर बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ, चुन चुन कर क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। काफ़ी रिसर्च लगा है इस क्वेश्चन के लिए। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोगों ने तो कर दीजिए लाइक स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है भैया, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार के बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार वे तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है तथा पृथक रखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार एवं बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। सामाजिक अपवर्जन यहाँ पर देखिए आकस्मिक रूप से नहीं बल्कि व्यवस्थित रूप से होता है। भारत के इतिहास में जाति, लिंग तथा धार्मिक भेदभावपूर्ण के विरुद्ध आंदोलन हुए हैं। जाति और जनजाति दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो भेदभावपूर्ण तथा सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार को जन्म देती रही है। अब देखिए सामाजिक बहिष्कार और अपवर्जन क्या है। देखिए बहिष्कार वो होता है जो समाज से मान लीजिए कि आपको निष्कृत कर दिया गया है। अब आप लोगों ने क्लास 12 हिंदी में, ठीक है, क्लास 12 हिंदी में पंचलाइट कहानी को पढ़ा होगा जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है। तो उसमें जो कि गोधन नाम का एक युवक होता है वो गलती क्या करता है कि भैया पड़ोस के घर में आंटी हैं, उनके घर के गाने से भैया सिनेमा का गाना गाकर निकलता होता है। तो जो आंटी होती हैं वो क्या करती हैं, पंचों से जाकर शिकायत कर देते हैं जो गांव का मुखिया होता है। अब वो क्या कर देते हैं भैया, गोधन को बहिष्कृत कर देते हैं, यानी समाज से निकाल देते हैं। तो वही है इसमें बताया गया है बहिष्कृत करना, ठीक है। घुलने मिलने से रोका जा सकता है, यानी समाज में जो भी कार्य हो रहा है, पूजा पाठ, उसमें आप भाग नहीं ले सकते। समाज में जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं उसके विरुद्ध आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, उसमें आप भाग नहीं ले सकते, समाज में आप नहीं रह सकते। तो ये बहिष्कृत हो गया। अपवर्जन का भी अलग रूप है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक अपवर्जन बहिष्कार के तौर तरीके हैं, ठीक है, अलग तौर तरीके होते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति या समूह में समाज में घुलने मिलने से रोका जाता है। तो ये सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है इसके बारे में बताया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो कि 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु क्यों होते हैं। भैया जो राज्य हैं ये अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु क्यों होते हैं, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु होते हैं क्योंकि प्रत्येक राज्य में निजातीय, धार्मिक, भाषाई अथवा अन्य प्रकार के सामुदायिक अंतर पाए जाते हैं। इसीलिए अधिकांश राज्यों को ये भय था कि इस अंतर को क्या है, मान्यता प्रदान करने से सामाजिक, यहाँ पर देखिए थोड़ा, हाँ ये देखिए, मान्यता प्रदान करने से यहाँ पर देखिए सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात छोटी इकाइयों के प्रति पहचान संबंधी राजनीतिक राज्य की एकता के लिए खतरा मानी जाएगी। तो ये राज्य अक्सर जो सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु के होते हैं, यानी भैया शंका से देखते हैं, ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग, थोड़े डिटेल में बताया गया है। ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन के आंसर को। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बता दिया हूँ, जो कि कौन से कैसे क्वेश्चंस हैं, ये समाज शास्त्र के क्वेश्चंस हैं और पेपर में आने वाले 100% क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। आई होप कि आप लोगों ने पूरा वीडियो को कंप्लीट वॉच किया होगा, कंप्लीट आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें बताने का प्रयत्न किया है। मैंने अति लघु उत्तरीय पर भी वीडियो बना दिया है, महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर, तो आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।